हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और सामान्य पात्रता परीक्षा की पूरी जानकारी पे बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। हम इसे 25 बिंदुओं पर बात करेंगे। भले ही वीडियो लेट से आई हो, लेकिन बेहतर से बेहतरीन समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो जब कभी भी आएँ और जो कक्षा का प्रतिदिन वीडियो आता है उसकी पूरी जानकारी आपको समय पे मिल जाए। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ आपको कक्षा के वीडियो के बाद कुछ ही घंटों में पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं सीईटी और एनआरए के बारे में। तो देखेंगे इस टॉपिक से चाहे वनडे एग्ज़ाम की बात हो या मेंस की बात हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अंत में कक्षा के बाद 10 प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। निश्चित ही अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो 10 प्रश्न हल कर लेंगे और यहीं से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और सामान्य पात्रता परीक्षा की पूरी जानकारी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसका फुल फॉर्म एनआरए और सीईटी का। तो क्या होता है एनआरए? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये हुआ एनआरए का फुल फॉर्म। अगला है सीईटी। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये हुआ इसका फुल फॉर्म एनआरए और सीईटी का। अगला देखते हैं गठन की तैयारी के बारे में। तो जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने 13 मार्च 2020 को जानकारी दी थी कि एक ऑटोनोमस बॉडी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करेगी। कब की बात है? तो 13 मार्च 2020 में। तो देखेंगे अगला है गठन का प्रस्ताव। तो 2020 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने गठन का प्रस्ताव किया गया था। गठन की तैयारी कब हुई है? तो 13 मार्च 2020 से। प्रस्ताव कब पे था? तो बजट 2020 में। अगला है कि गठन को मंजूरी कब मिली है? तो इसे मंजूरी मिली है 19 अगस्त 2020 को। याद रखेंगे तीनों अलग अलग है। पहला में तैयारी है, दूसरा प्रस्ताव है और तीसरा मंजूरी है। तो ये हुआ गठन की तैयारी, प्रस्ताव और मंजूरी के बारे में। अगला है कि जानकारी किसने दी है? तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, सामान्य पात्रता परीक्षा है, यह लागू कब से होगा? तो यह लागू होगा 2021 से। तो आइए देखते हैं एनआरए क्या है। तो देखेंगे पूर्ण रूप से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, अर्थात राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना को मंजूरी दी है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी करेगी। इसका कार्य क्या होगा? तो यह देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। यह है एनआरए। परीक्षा का पूरा नाम क्या है? तो सामान्य पात्रता परीक्षा। यह हुआ परीक्षा का पूरा नाम। अगला है परीक्षा की पद्धति। तो परीक्षा की पद्धति होगी एकल ऑनलाइन परीक्षा, अर्थात सिंगल विंडो ऑनलाइन फॉर्म।
इसमें प्रश्न कैसे होंगे? तो प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसको गठन करने का उद्देश्य क्या है? तो NRA CET जो परीक्षा होगी वह कई परीक्षाओं और परीक्षा एजेंसियों को समाप्त कर देगी और कीमती समय और संसाधनों को भी बचाएगी। इससे क्या होगा? पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा देश में अब तक काम कर रही 20 भर्ती संस्थाएं भंग हो जाएगी। इसके जगह कौन सा एग्जाम होगा? तो CET। अगला है निकाय। तो देखेंगे NRA CET एक बहु एजेंसी निकाय है जिसके अंतर्गत NRA में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि होंगे। तो वर्तमान में 3 एजेंसियों को शामिल किया गया है CET एग्जाम में, जिसके अंतर्गत है रेलवे, बैंक और SSC। याद रखेंगे कि वर्तमान में 3 एजेंसियों को ही शामिल किया गया है, लेकिन भविष्य में सभी एजेंसियां इससे जुड़ जाएगी। जो अभी वर्तमान में रेलवे, बैंक, SSC का ग्रुप B और ग्रुप C ये दोनों के लिए परीक्षा होगी, जो होगी CET के द्वारा। अगला देखते हैं पात्रता और योग्यता के बारे में। तो नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा CET से ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो CET 3 अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें होगा स्नातक स्तर पे, 12वीं पास पे और 10वीं पास पे। देखेंगे कि उम्मीदवार अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर अलग अलग सेक्टर में जॉब के लिए आवेदन कर सकेगा। यदि स्नातक स्तर का है तो स्नातक स्तर पे, 12वीं पास है तो 12वीं पास स्तर पे और 10वीं पास है तो 10वीं पास स्तर पे। इसके अलावा देखेंगे कि गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के लिए टियर फर्स्ट की परीक्षा की जगह CET आयोजित किया जा गया। देखेंगे कि जो भी एग्ज़ाम होते थे सबसे पहले आपको टियर फर्स्ट क्वालिफाई करना पड़ता था, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग करना पड़ता था। अब इसके स्थान पर केवल एक ही CET का क्वालिफाई करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने ग्रुप B और ग्रुप C के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट CET के द्वारा किया जाएगा। आगे समझेंगे कि शॉर्ट लिस्ट क्या है। अगला है कि परीक्षा केंद्र के बारे में। तो कुल परीक्षा केंद्र कितने बनाए जाएंगे? तो 1000 परीक्षा केंद्र अपने जिले और पूरे भारत में लगभग 1000 परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी की जाएगी। अगला है कि परीक्षा का माध्यम क्या होगा। तो देखेंगे कुल 12 भाषा में, जिसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और 10 अन्य भाषा होंगे, जिसके आधार पर परीक्षा का माध्यम होगा। अगला है परीक्षा मोड पद्धति क्या होगी। तो यह एग्जाम होगा ऑनलाइन बेस पे, जिसमें क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। अब देखते हैं कि आपका CET का स्कोर आखिर वैध कब तक रहेगा। तो 3 वर्ष तक। जो CET का स्कोर है 3 साल की अवधि के लिए वैध रहेगा, अर्थात मान्य रहेगा। इसके अलावा अगर उम्मीदवार चाहता है तो स्कोर बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा दे सकेगा। इसमें क्या होगा, जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका रैंक कितना अंक पाए हैं उसके आधार पर वह अंक 3 साल के लिए मान्य रहेगा, जिसमें जो न्यूनतम सीट रहेगी उसके आधार पर आपको
टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, तो यह जो अंक होगा आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। अगला देखते हैं कि आपकी आयु सीमा कितनी होगी। तो यह होगी सरकारी नियमानुसार। सीईटी परीक्षा देने वाले छात्रों द्वारा जो जितने भी प्रयास किए जाएंगे उसकी सीमा नहीं होगी, केवल आपकी आयु की सीमा होगी कि आप कब तक सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, न कि आप सीईटी का एग्ज़ाम कितने बार देंगे। यह हुआ आयु सीमा के बारे में। अगला है कि परीक्षा अटेम्प्ट मोड कितने बार रहेगा, आप कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सीईटी जो एग्ज़ाम होगा उसकी कोई सीमा नहीं है, केवल आपकी आयु सीमा ही निर्धारित की जाएगी। यह हुआ परीक्षा अटेम्प्ट मोड के बारे में। अगला है आखिर सीईटी का सिलेबस क्या होगा। तो जल्द ही एक पूरा ढांचा बनाया जाएगा, अभी सिलेबस निर्धारित नहीं किया गया है। देखेंगे जब आप तैयारी बैंकिंग का करते हैं तो उसका सिलेबस अलग होता है, रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे का सिलेबस अलग होता है। इसके अलावा आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस अलग होता है। अब तीनों के स्थान पर सीईटी का सिलेबस अलग से निर्धारित होगा। तो यह है सीईटी के सिलेबस के बारे में। अगला देखते हैं परीक्षा का आयोजन के बारे में। तो देखेंगे कि सीईटी का जो आयोजन होगा वह राष्ट्रीय भर्ती संस्था आयोजित करेगी। सरकार ने एक राष्ट्रीय भर्ती संस्था, एक एजेंसी की स्थापना करने का फैसला किया है, जो देखेंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के नौकरियों सहित सभी गैर राजपत्रित पदों के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। देखेंगे इसकी स्थापना सरकारी भर्तियों 2020 की गति में स्ट्रीमिंग करने के उद्देश्य से एक प्रमुख कदम है। तो यह है परीक्षा का आयोजन के बारे में कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था के द्वारा आयोजित की जाएगी। अगला देखते हैं कि सीईटी क्वालिफाई करते ही क्या आपको नौकरी पक्की हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि सीईटी क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी। तो अभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव है। जो सीईटी एग्ज़ाम है अभी सिर्फ टीयर फर्स्ट परीक्षा है, यानी यह सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। सीईटी में शामिल कोई भी परीक्षार्थी वैकेंसी के अनुसार अगली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए सभी एजेंसियों के पास आवेदन कर सकेगा। केवल यह टीयर फर्स्ट है कि आप रेलवे, एसएससी और बैंकिंग के लिए क्वालिफाई होते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जो भी पोस्ट आते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, उसमें आपको टीयर 2 और टीयर T3 ये दोनों शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अलग से स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सीईटी क्या है, ये एजेंसियां अलग से टीयर 2 और टीयर 3 की स्पेशलाइज्ड परीक्षा आयोजित करेगी। हालांकि कुछ सरकारी विभागों ने भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा समाप्त करने और सिर्फ सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल परीक्षण करके नियुक्त करने का संकेत दिया है। तो ये है सीईटी क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की होगी या नहीं होगी इसके बारे में। अगला देखते हैं अंतिम चयन कैसे होगा। तो अंतिम चयन टीयर 2 और टीयर 3 दोनों परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थियों का फाइनल चयन किया जाएगा। यह है टीयर 2 और टीयर 3 के आधार पर। तो आइए समझते हैं कि एनआरए और सीईटी से लाभ क्या होगा। पहला देखेंगे पारदर्शिता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? तो इसमें एक वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा
आपका जो CET का स्कोर अंक होगा वह 3 साल के लिए मान्य होगा। तो आप Tier 2 और Tier 3 आपके स्कोर अंक के आधार पर दे सकते हैं। दूसरा है, वर्ष में 2 बार NRA CET परीक्षा आयोजित होगी। इससे क्या होगा, वर्ष में 2 बार एग्जाम होगा तो वैकेंसियां लगातार आती रहेगी। जो पहले 1.5 साल 2 साल में किसी एक पोस्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो पाता था, इसमें प्रगति आएगी और जल्दी ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नौकरी का अवसर भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये हुआ, वर्ष में 2 बार NRA और CET परीक्षा आयोजित होगी। तीसरा है कि NRA CET परीक्षा कई परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को तनाव को दूर करेगा। इसमें क्या होता था, आप SSC की तैयारी अलग करते थे, बैंकिंग की तैयारी अलग करते थे, SSC की तैयारी अलग करते थे, तो जो अलग अलग तनाव उत्पन्न होती थी एग्ज़ाम को देख के, सिलेबस को देख के, एग्ज़ाम दिलाने जाने को देख के, इसके जगह केवल एक ही एग्ज़ाम होगा CET, जिससे छात्रों के तनाव को दूर करेगा। ये हुआ तीसरा। चौथा देखेंगे, एकल परीक्षा शुल्क वित्तीय बोझ को कम करेगा। कैसे करेगा? पहले आप SSC, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फीस पे करते थे। इसके अलावा आपको ट्रेवल करना पड़ता था, वहाँ एग्ज़ाम दिलाने जाना पड़ता था, जिसमें अधिक खर्च होती थी। इसके जगह केवल आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, CET। पांचवा है कि एकल परीक्षा में छात्रों की यात्रा और रहने की लागत में भी बचत होगी। आप देखे होंगे रेलवे का एग्ज़ाम जिस स्टेट में है, सेंटर आपको बहुत मुश्किल से ही मिलता है। आपको दूसरे स्टेट में रेलवे का सेंटर मिलता है, जिससे आपको पहले से आपको ट्रेवल करना पड़ता था। इसके अलावा आपको रहने के लिए लॉज में रहना पड़ता था, जिससे आपको अधिक खर्च करना पड़ता था। जितना आप एग्ज़ाम का फॉर्म के लिए पैसा नहीं देते थे, उसका कई गुना आपका ज़्यादा यात्रा और रहने पे लग जाता था। इससे क्या होगा, एकल परीक्षा से आपके ज़िले में ही इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा और यहीं ही आपको एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम के द्वारा ऑनलाइन पद्धति पे एग्ज़ाम देनी होगी। इससे क्या होगा, छात्रों की यात्रा और रहने की लागत में भी बचत होगी। छठवां है कि अधिक से अधिक महिला उम्मीदवारों को भी प्रोत्साहित मिलेगी। यह कैसे होगा? तो देखेंगे कि भले ही एग्ज़ाम फॉर्म भर देते थे, लेकिन सेंटर दूर दराज में मिलता है, जिसके कारण जो महिला उम्मीदवार होते हैं वह एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि पहले से ही जब वे एक बार फॉर्म फिलअप करते हैं और दूसरे स्टेट में उनको एग्ज़ाम सेंटर मिलता है, तो अगले बार वे एग्ज़ाम का फॉर्म ही नहीं फिलअप करते हैं, क्योंकि उन्हें यात्रा बहुत दूर करना पड़ता है। इसको देखते हुए वे फॉर्म ही फिलअप नहीं करते हैं। तो CET एग्ज़ाम से क्या होगा, तो अधिक से अधिक महिला उम्मीदवार को भी प्रोत्साहित करेगी और आवेदन भी ज़्यादा प्राप्त होंगे। सातवां देखेंगे कि केवल एक ही पंजीकरण जो पोर्टल होगा उसमें पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी। तो यह हुआ, CET आवेदकों को केवल एक ही पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी। तो ये था NRA और CET से जो लाभ प्राप्त होंगे उसके बारे में। इसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। देखेंगे कि NRA के अंक के आधार पर नौकरी देने की घोषणा करने वाला प्रथम राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो आइए देखते हैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। पहला प्रश्न है आपके लिए, NRA और CET का फुल फॉर्म क्या है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न में से कितने प्रश्न आते हैं। पहला है, NRA और CET का फुल फॉर्म क्या होगा?
दूसरा देखेंगे कि गठन को मंजूरी कब मिली है, बतानी है आपको कमेंट करके। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्तमान में कितने एजेंसियों को शामिल की गई है, यह है तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि परीक्षा का माध्यम कितने भाषा में आयोजित होगी, यह है आपके लिए चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि सीईटी का स्कोर कितने वर्षों तक वैध रहेगा। छठवां क्वेश्चन है कि परीक्षा का आयोजन करने वाली कौन सी संस्था होगी। सातवां क्वेश्चन है सीईटी और एनआरए की जानकारी किसने दी है। आठवां क्वेश्चन है सीईटी लागू कब से होगा। यह है आपके वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से 8 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा आप राष्ट्रीय भर्ती संस्था को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है, यह भी बताइएगा। यह है आपके लिए 9वां क्वेश्चन वनडे एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला जो 2 क्वेश्चन है वह है आपके लिए मेंस के दृष्टिकोण से, जिसमें पहला क्वेश्चन है एनआरए क्या है, आपको बतानी है 30 शब्द में। 10वां क्वेश्चन है मेंस के दृष्टिकोण से दूसरा क्वेश्चन, एनआरए और सीईटी से लाभ क्या हो सकते हैं। तो ये हुआ आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 9 क्वेश्चन और मेंस की दृष्टिकोण से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई है या नहीं, और आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने लायक हैं या नहीं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसकी पूरी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल जाए। धन्यवाद।